अध्याय 205 युद्ध के परिणाम। तड़ 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 प्लेटफॉर्म पर मौजूद बहरूपियों का पूरी तरह सफाया कर दिया गया था। रजिता और सुमी अपने दल के साथ स्टेशन से बाहर निकलीं, जबकि इन्फिनिट ट्रेन के हर एक सदस्य ने उस जलते हुए राक्षस पर गोलियों की अटूट बौछार जारी रखी। हर कोई अपने दांत पीसकर उस डर और झुंझलाहट को बाहर निकाल रहा था जो उन्होंने डरावनी ताकतों से भागते हुए अनगिनत रातों से अपने भीतर दबा रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी आखिरी गोली तक खाली कर देने पर आमादा हों। लपटें, गोलियां, लगातार बमबारी। लगभग 4-5 मिनट तक मशीन गन की बैरल अत्यधिक इस्तेमाल से लाल होकर तप गई। अंत में धुएं और आग के बीच उस परजीवी के हिलने डुलने की गति धीरे और धीरे होती गई, और अंततः वहां सन्नाटा छा गया। क्लिक, आखिरी गोली चल चुकी थी। स्टेशन के बाहर युद्ध क्षेत्र में एक सन्नाटा पसर गया। केवल वह विशाल परजीवी जो अब आग के गोले में बदल चुका था उस नरक में चटकने और जलने की आवाजें कर रहा था। हूं, हर कोई उस जले हुए अज्ञात जीव को फटी आंखों और भारी सांसों के साथ घूर रहा था। क्या यह मर गया? किसी ने सन्नाटा तोड़ा। मर जाना चाहिए, है ना? सूं। अचानक काले धुएं का एक स्तंभ आसमान की ओर उठा। राघव का चेहरा उतर गया। ठीक नहीं है, लेकिन अगले ही पल वह धुआं तेजी से मुड़ा, उनसे दूर हटकर भीड़ के पीछे की ओर बढ़ा। वहां रिया खड़ी थी और उसके सामने वह हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम नर्क का काला गुलदाल दीप रखा था जिसे उसने पहले वहां स्थापित किया था। जैसे ही वह घूमता हुआ काला धुआं फूल के भीतर समाया, उसके केंद्र की गहरी लाल चमक पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक कोमल चमकदार सफेद रोशनी ने ले ली। रिया ने अपना चश्मा ठीक किया, उसकी आंखों में उत्तेजना की एक दुर्लभ चमक थी। लगता है मेरी परिकल्पना सही थी। राघव ने एक लंबी सांस ली, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला, हमने कर दिखाया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरी टीम में खुशी की एक लहर दौड़ गई। हाँ, रजिता खुशी से झूम उठी। यह अद्भुत है, सुमी चिल्लाए और रजिता के साथ हाई फाइव किया। चिराग, नीतू और बाकी सभी खुशी से चिल्लाने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने वाकई इतने विशाल राक्षस को मार गिराया। यह अविश्वसनीय है। कैप्टन राघव जिंदाबाद। पूनम वहीं खड़ी थी, उसका चेहरा पीला था और वह गहरी सांसें ले रही थी। उसने उस विशाल जीव के जलते हुए अवशेषों को देखा, फिर अपने साथियों के मुस्कुराते चेहरों को, जिन्हें आग की रोशनी और भी चमकदार बना रही थी। पहली बार उनकी खुशी सच्ची और बेरोक-टोक महसूस हो रही थी। राघव भी अपनी सांसें संभाल रहा था। उसकी नज़र ऊपर मंडराती कीकी पर पड़ी, फिर प्रोजेश पर, जो आग की लपटों से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकला था। उस पल वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं यह अकेले कभी नहीं कर पाता। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ, और स्वर्ग से उतरे इस अग्नि देव की वजह से भी। प्रोजेश पास आया, उसके चेहरे पर आसपास के शोर के बावजूद हमेशा की तरह शांति थी। ये केवल मेरे हाथ का एक इशारा था और कुछ नहीं। उसका स्वर उदासीन था, हालांकि उसने अपनी थोड़ी झुलसी हुई आस्तीन पर नजर डाली। मेरे कोट पर थोड़ी धूल लग गई। मुझे और पूर्णता के लिए प्रयास करना होगा। प्रोजेश जी आज कमाल थे। कितने धांसू। कुछ महिला सदस्यों ने उसे घेर लिया, उनकी आवाजें प्रशंसा से भरी थीं। यह आदमी, गंभीरता से कीकी राघव के पास उतरी और प्रोजेश की ओर देखकर आंखें घुमाईं। इसने आज पूरी लाइमलाइट चुरा ली। अंदर ही अंदर यह फूला नहीं समा रहा होगा, लेकिन देखो इसे कैसे शांत और गंभीर बनने का नाटक कर रहा है। मेरे कोट पर थोड़ी धूल। तुम्हारा कोट है कहाँ भाई? राघव हंसा। पता है, मैं वास्तव में सहमत हूँ। शो तो इसने ही लूटा है। ओह, ये देखो। कीकी ने अपना हाथ उठाया और लपटों के बीच से अचानक एक काला गोला निकलकर राघव की हथेली में आ गिरा। उसके भाव बदल गए। यह एक ब्लड क्रिस्टल रक्त स्फटिक है। ये लेवल 3 का ब्लड क्रिस्टल होना चाहिए, रिया ने पास आते हुए कहा। फेडरेशन के डेटाबेस के अनुसार लेवल 3 के ब्लड क्रिस्टल अत्यंत मूल्यवान होते हैं। यह एक पूरी बटालियन को संभालने के लिए आवश्यक संसाधनों के बराबर हैं। वाह, सच में। कीकी की आंखें फटी रह गईं। राघव ने क्रिस्टल को हाथ में तोला, उसकी नज़रें पैनी थीं। इस लड़ाई के लिए हमने जो कीमत चुकाई है, उसे देखते हुए बदले में कुछ कीमती मिलना जायज है। लेकिन इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे करना है, यह आप पर है, डायरेक्टर रिया। उसने वह क्रिस्टल रिया को सौंप दिया। उसने इसे लिया और एक बार फिर अपना चश्मा ठीक किया। फेडरेशन और फीनिक्स के पास शायद पहले से ही ब्लड क्रिस्टल पर कुछ शोध प्रगति होगी। मेरा सुझाव है कि हम अपने डाकमार्क शोध डेटा के बदले उनके नवीनतम निष्कर्षों का व्यापार करें। इस तरह मैं अपने स्वयं के शोध को गति दे सकती हूँ। व्यापार? पूनम पास आए, उसकी भौहें तनी हुई थीं। फेडरेशन के साथ ये केवल हितों का आदान प्रदान है, रिया ने स्पष्ट किया।
इसका किसी संगठन के प्रति वफादारी से कोई लेना देना नहीं है, कोई व्यापार नहीं। राघव ने तुरंत बात काट दी। हमें रात होने पर अभी भी अपने निष्कर्षों की पुष्टि करनी है। यदि वे सही साबित हुए तो हम सीधे अपने डार्क मार्क शोध को फीनिक्स के साथ साझा करेंगे। उनके पास शायद अपने सिद्धांत हों, लेकिन अगर हमारी जानकारी जीवित बचे लोगों तक एक दिन पहले भी पहुंचती है तो ये जान बचा सकती है। रिया ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, जैसा आप चाहें। मैं ब्लड क्रिस्टल का अध्ययन जारी रखूंगी। यदि हमें व्यापार करने की आवश्यकता पड़ी तो मेरा सुझाव है कि पहले लेवल 1 या 2 के क्रिस्टल का उपयोग करें। ये लेवल 3 वाला बहुत ही अनोखा है, यह मेरे शोध को बहुत लाभ पहुंचा सकता है। ठीक है। राघव ने युद्ध क्षेत्र पर नजर दौड़ाई। आसमान बादलों से घिरा था। रेन टाउन का अधिकांश हिस्सा जल रहा था। वह विशाल परजीवी राख के ढेर में बदल चुका था और स्टेशन बहरूपियों की लाशों से भरा था। सुमी की ओर मुड़कर उसने पूछा, क्या हमारा कोई नुकसान हुआ है? सुमी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें अभी भी उत्साह से चमक रही थीं। कुछ चोटें आई हैं, लेकिन गंभीर कुछ भी नहीं। कोई मौत नहीं हुई। राघव ने राहत की सांस ली। बिना किसी को खोए इतने विशाल परजीवी को मार गिराना, यह उसकी उम्मीदों से परे था। वह रिया की ओर मुड़ा। डायरेक्टर रिया, मैं आपका कर्जदार हूँ। आपका निर्णय बिल्कुल सही था। उसने थोड़ा सिर हिलाया। धन्यवाद। हालांकि उन्होंने भारी मात्रा में गोला बारूद और संसाधन खर्च किए थे, लेकिन उनकी टीम सुरक्षित बच गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके सफल ऑपरेशन ने शायद उनके डार्क मार्क्स को मिटा दिया था, जो एक बड़ी जीत हो सकती थी। और शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि इस लड़ाई ने उनकी मानसिकता बदल दी थी। उनका डर अब पूर्ण नहीं था। जीत से आत्मविश्वास का जन्म हुआ था। राघव ने समय देखा। रात होने में 1 घंटा बाकी था। सुरक्षित रहने के लिए वह एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता था। सब लोग अपना सामान समेटें और ट्रेन में वापस लौटें। हम आज रात रेन टाउन छोड़ रहे हैं। समझ गए? टीम फुर्ती से काम में जुट गई। राघव ने राज को रोअ के 23 इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन को ट्रेन पर लादने का आदेश दिया। यह उनकी मारक क्षमता में एक मूल्यवान वृद्धि होगी। एकमात्र समस्या गोला बारूद की थी। उनके पास जितने अधिक भारी हथियार होंगे, राघव पर गोलियां बनाने का बोझ उतना ही अधिक होगा। एक बार जब सब लोग सवार हो गए तो राघव ने ईरी क्यूब को सक्रिय किया। बीप, गैर यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके विसंगति का पता लगाया जा रहा है। स्कैन पूरा हुआ। डर आधारित कोई विसंगति नहीं मिली। डार्क फोर्स को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया है। हाँ, राघव ने राहत की सांस ली। बहरूपियों के उस भयानक आक्रमण के बाद वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। अच्छा हुआ हमारे पास ईरी क्यूब और हेल्स ब्लैक क्राइसेंथमम हैं। इन दोनों ने आज बहुत बड़ा काम किया है। एक डार्क इन्फेक्शन को रोक सकता था और घुसपैठियों का पता लगा सकता था। दूसरा, खैर, केवल उसकी डार्क मार्क का पता लगाने की क्षमता ही उसे सोने के समान कीमती बनाती थी। कुछ मायनों में हेल्स ब्लैक क्राइसेंथमम एक अपग्रेडेड सोल वेव डिटेक्टर की तरह था। अध्याय 206 अंधेरे की ओर। धुंधले आसमान के नीचे मूसलाधार बारिश जारी थी। रेन टाउन की परछाई क्षितिज में धुंधली पड़ती जा रही थी, जो जले हुए गाढ़े धुएं की चादर में लिपटी थी। ट्रेन के भीतर तनाव और उत्साह का मिला जुला माहौल था। प्रलय के दिन के बाद ये पहली बार था जब इन सब ने मिलकर अपनी मर्जी से एक सीधी मुठभेड़ में किसी ईरी एंटिटी डरावनी इकाई को खत्म किया था। महीनों के अंतहीन पलायन और दबे हुए डर ने जैसे एक झटके में निकास पा लिया था। डिब्बे के भीतर का वह भारी और दमघोंटू वातावरण अब काफी हद तक हल्का हो चुका था। लेकिन हर कोई जानता था ये ढील देने का समय नहीं है। रात करीब आ रही थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि उन्हें कल रात की तरह फिर से डरावनी ताकतों के घेराबंदी का सामना करना पड़े। सुमी पूरी तरह सतर्क थी और गोला बारूद को फिर से भरने में दल का नेतृत्व कर रही थी। पिछली लड़ाई ने उनके गोला बारूद का लगभग 80% हिस्सा खत्म कर दिया था, यहाँ तक कि 1130 की बैग भी खाली हो गई थी। सौभाग्य से इस विनाशकारी हथियार ने अपना काम बखूबी किया था और उस म्यूटेंट जॉइंट पैरासाइट को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोक दिया था, जिससे वह पहाड़ी की ओर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इस बीच राघव भी उतना ही व्यस्त था। राज और रजिता के साथ मिलकर वह डिब्बा नंबर 5 में तेजी से गोलियां बना रहा था और उन्हें वितरित कर रहा था ताकि आने वाले खतरे के लिए तैयारी पूरी रहे। डिब्बा नंबर 2 के भीतर की ट्रेन के आसपास की निगरानी कर रही थी, जबकि रिया और पूनम डार्क रेडियो से मिलने वाले अपडेट्स पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। जजर्स फेडरल फीनिक्स रेडियो से वैश्विक प्रसारण। एबिस जोन नंबर 3 से उठने वाला डार्क टाइड अंधेरा ज्वार 36 दिनों में क्वानचेंग और तागन रेगिस्तान के पास एबिस जोन नंबर 5 के साथ मिल जाएगा।
उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने वाले जीवित बचे लोग तुरंत वहां से निकल जाएं। फीनिक्स ने शिलान और क्वानचेंग में सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। एबिस जोन नंबर 7 का डार्क टाइड 29 दिनों में वेई नदी, लोंगजियांग और हरिपुर के पास एबिस जोन नंबर 5 में मिल जाएगा। जिंगचेंग, कांगचेंग और योंगचेंग पोर्ट की ओर पूर्व की ओर बढ़ने वाले लोग तुरंत इलाका खाली करें। फीनिक्स ने हरिपुर और योंगचेंग पोर्ट में सहायता केंद्र बनाए हैं। योंजियांग के मैदानों से फेडरल रेडियो की आपातकालीन रिपोर्ट नाइट वॉकर्स की एक टोही इकाई ने पाल्मा घास के मैदानों की गहराई में एक एस क्लास ईरी एंटिटी की खोज की है। जजर्स फीनिक्स वैश्विक प्रसारण डॉन सेंटर वर्तमान में यूनान रिज की उत्तरी तलहटी में स्थित है। निर्देशांक 116.3913447 डिग्री 39.90539337 डिग्रीज। इसके 4 दिनों में तियांजी पहुंचने की उम्मीद है। फीनिक्स वैश्विक प्रसारण नाइट वॉकर्स के शोध से पता चलता है कि लंबे समय तक अंधेरे में रहने से डार्क इन्फेक्शन अंधेरे के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वयस्क जीवित बचे लोगों को लगातार 48 घंटों से अधिक समय तक अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। बुजुर्गों, घायलों और आनुवंशिक रोगों वाले लोगों के लिए ये सीमा अधिकतम 24 घंटे है। राघव ने डिब्बा नंबर 2 में कदम रखते ही अपनी भौहें सिकुड़ीं। तो बहुत देर तक अंधेरे में रहना खतरनाक है। ऐसा लगता है कि डार्क इन्वेजन अंधेरे का आक्रमण का सिद्धांत पुख्ता हो गया है। अगर हम रात में प्रवेश करते हैं और हमें किसी बड़े हमले का सामना नहीं करना पड़ता तो हम इस तर्क की पुष्टि कर सकते हैं। हमारा अगला कदम फीनिक्स के किसी व्यक्ति को ढूंढकर इसकी पुष्टि करना होना चाहिए। रिया ने कहा। कीकी को अचानक एक विचार आया। क्या इसका मतलब यह है कि हम अंधेरे में जितना अधिक समय तक जीवित रहेंगे, हमारी क्षमताएं एबिलिटीज उतनी ही तेजी से विकसित होंगी? रिया ने तुरंत जवाब दिया। अगर आप डार्क इन्वेजन को विकास के उत्प्रेरक के रूप में देखते हैं तो हाँ, ये समझ में आता है। लेकिन जैविक दृष्टिकोण से इस प्रक्रिया की एक प्राकृतिक सीमा होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बनिक पदार्थों में बदलने और ऊर्जा संचय करने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे 24/7 प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। वास्तव में पौधों की अपनी जैविक लय होती है। वे दिन में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और रात में श्वसन के लिए इसका उपभोग करते हैं। यदि उन्हें लगातार धूप में रखा जाए तो उनका प्राकृतिक चक्र बाधित हो जाएगा, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा डार्क इन्वेजन की ऊर्जा अभी भी एक अज्ञात शक्ति है। हमें नहीं पता कि यह मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। केवल होली रेवलेशन जैसे समूह जो अंधेरे की पूजा करते हैं इसे मानव विकास के लिए खजाना मानेंगे। राघव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इसका मतलब है कि ईरी एंटिटीज को अंधेरे की जरूरत है, जबकि इंसानों को सूरज की रोशनी की। और डार्क टाइड्स का लक्ष्य पूरी दुनिया को शाश्वत रात में डुबोना है। अगर हम इन डरावने जीवों को हराना चाहते हैं तो शायद हमें सिर्फ अंधेरे में ही नहीं बल्कि रोशनी में भी जवाब ढूंढने चाहिए। रिया के चेहरे के भाव बदल गए। उसने राघव को काफी देर तक खामोशी से देखा और फिर अचानक मुड़कर डिब्बा नंबर 3 की ओर चली गई। पूनम ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और बुदबुदाई, लगता है तुम्हारी बात उसे चुभ गई। राघव ने कंधे उचकाए। काश यह इतना आसान होता। वह पूनम की ओर मुड़ा। टीचर पूनम, तैयार हो जाए, हम निकल रहे हैं। रात होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। राघव का ईरी एंटिटीज के आने का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। पहले से गति पकड़ लेना ही बेहतर था। अगर कुछ हुआ भी तो वे ट्रेन की रफ्तार के दम पर उसे पार कर सकते थे। पूनम ने सिर हिलाया, हालांकि वह थोड़ी उलझन में थी। मुझे लगा था कि तुम पहले यहाँ परीक्षण करना चाहोगे। जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारी लाशें हैं। अगर हमें सटीक परिणाम चाहिए तो हमें किसी खुले इलाके की ओर बढ़ना चाहिए। कीकी मुस्कुराए। तुम्हारी सोच वाकई एक वैज्ञानिक की तरह हो गई है। लगता है डायरेक्टर रिया का असर तुम पर पड़ने लगा है। राघव ने आह भरी। ये हर किसी के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। अगर हम इस सिद्धांत की पुष्टि कर सकें तो आगे बढ़ते हुए हमारे जोखिम बहुत कम हो जाएंगे। कीकी अपनी सीट पर पीछे की ओर झुकी और हवा में तैरते हुए विचार करने लगी। तुम्हारा मतलब जोखिम कम करने से है या भागने के बजाय लड़ने से? राघव का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझे गलत समझ रही हो। किसी अजेय खतरे का सामना करते समय भागना हमेशा पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन डार्क मार्किंग कैसे काम करती है, ये जानकर जीवित बचे लोगों को एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है। अगर हम बिना निशानों को मिटाए आंख मूंद कर भागते रहे तो वे एक चेन रिएक्शन की तरह जमा होते जाएंगे और एक बड़ी आपदा खड़ी कर देंगे। अगर यह सिर्फ सी क्लास के जीव हैं तो कई लोग लड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। कुछ लोगों की क्षति पूरी तरह विनाश से कहीं बेहतर है।
हर किसी का सामना एस क्लास के खतरे से नहीं होगा, लेकिन सिंगूर शहर जैसी जगहों पर जहां सारे निशान जमा हो गए थे, वहां जमीन, आसमान और पाताल हर तरफ से खौफ उमड़ पड़ा। वह असली हताशा थी। इसलिए सबसे अच्छी उत्तरजीविता रणनीति यह है कि पहले शिकारी को खत्म किया जाए और फिर स्टील्थ मोड, चुपके से रहने के मोड में वापस आ जाया जाए। इस तरह हम अंधेरे में अधिक सुरक्षित रहेंगे। कीकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। तुम्हारी बात में दम है। राघव ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने इन्फिनिट ट्रेन को स्टार्ट किया और फिर कॉकपिट में पूनम के साथ शामिल हो गया। क्या हमारे पास पर्याप्त गोलियां हैं? मुश्किल से। 11:30 CIWS अभी भी बंद है। राघव ने माथे पर बल देते हुए कहा। हिचकिचाने का समय नहीं है। हमें जोखिम लेना ही होगा। उसका स्टेमिना लगभग खत्म हो चुका था और उस विशाल परजीवी की लाश अभी भी पहाड़ी पर जल रही थी। उसका रेन टाउन में और रुकने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें निकलना था और ये परखना था कि क्या उनके निशान वास्तव में मिट गए हैं। एक दहाड़ के साथ इन्फिनिट ट्रेन आगे बढ़ी, घाटी को पीछे छोड़ते हुए वह ऑर्बिटल मेन रेल की ओर दौड़ने लगी। रास्ते में राघव ने पटरियों पर बिखरे हुए अवशेष देखे, जो पिछली रात उनके वहां से भागने के गवाह थे। बीप बीप, उसकी घड़ी का अलार्म बज उठा। राघव और पूनम दोनों ही सतर्क हो गए। जैसे ही ट्रेन की हेडलाइट्स ने आगे की पटरियों को रोशन किया, उनके चेहरे गंभीर हो गए। डिब्बों के अंदर हर किसी ने अपनी सांसें थाम लीं, ज्वार के आने का इंतजार करने लगे। चौप, उनके ऊपर आसमान में एक अजीब सी रोशनी कौंधी। वे तूफानी बादल जो आसमान को ढके हुए थे, तुरंत गायब हो गए और उनकी जगह एक अंतहीन काली चादर ने ले ली। पटरियों के किनारे का पूरा जंगल घने अंधेरे में डूब गया, पेड़ों की सिर्फ धुंधली रूपरेखा दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए राघव अपनी सांस लेना भूल गया। अध्याय 207, साफ निशान, क्लियर मार्क। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। डिब्बा नंबर 5 में राज ने अपनी गन को कसकर पकड़ रखा था। प्रोजेश अपनी बाहें सिकुड़े, आंखें बंद किए एक रहस्यमयी विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहा था। उनके सामने चाय बनाने वाली केतली से भाप उठ रही थी और उसकी सीटी बज रही थी। पूनम पटरियों पर टकटकी लगाए बैठी थी, तनाव और आशंका से भरी हुई। उसे डर था कि किसी भी पल कोई भयानक जीव अचानक उन पर झपट्टा मार देगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बीत गए और ट्रेन खामोशी से चलती रही। आगे एक चौड़ी पटरी दिखाई दी और खड़खड़ाहट की आवाज़ों के साथ इन्फिनिट ट्रेन सुगमता से वापस मुख्य रेल मार्ग पर मिल गई। राघव, पूनम उसकी ओर मुड़ी। राघव उसके बगल में चुपचाप खड़ा था। उस पल राघव ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसके चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लगता है कि डार्क मार्क सच है। हर जीवित बचा व्यक्ति एक चिन्हित शिकार है जिसका पीछा किया जा रहा है। उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली 2 रातों में गार्डन्स रिच के पास पहुंचने से पहले वे डरावनी इकाइयां इन्फिनिट ट्रेन के बाहर लगभग तुरंत प्रकट हो गई थीं। ऐसा लगता था जैसे इन्फिनिट ट्रेन अंधेरे ज्वार में एक मशाल थी, जो राक्षसों के झुंड को आकर्षित कर रही थी, जो बस रोशनी के बुझने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब उनके चारों ओर सब कुछ शांत था, इतना शांत कि राघव को यह डरावना और अवास्तविक लग रहा था। पूनम ने अपना मुंह ढांक लिया, उसकी आंखों में अविश्वास था। कितना भयानक है। हम सोचते थे कि हम छिपे हुए हैं, लेकिन वास्तव में हम हमेशा उनकी नज़रों में थे। राघव बोला, कुछ सुरक्षित क्षेत्र होने चाहिए, या शायद एक बार निशान मिट जाने के बाद हम एक सुप्त अवस्था, डोर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, जिससे हम अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाते हैं। चरर। अगले 10 मिनट बाद वे पूरी तरह से गार्डन्स रिच की घाटी को पीछे छोड़ चुके थे और एक खुले जंगल में पहुंच गए थे। राघव ने ट्रेन रोक दी। हम आगे नहीं बढ़ रहे? पूनम ने पूछा। जरूरत नहीं है। अब जब हमने इसकी पुष्टि कर ली है, तो हमें आराम करने के लिए इस सुप्त अवस्था का लाभ उठाना चाहिए। अंधेरे में आंख मूंदकर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, राघव ने जवाब दिया। उसका इरादा एक निशान से छुटकारा पाने के तुरंत बाद नया निशान आकर्षित करने का नहीं था। अब जब वे जानते थे कि वे सुरक्षित हैं, तो प्राथमिकता रुकने और रसद जुटाने की थी, गोला बारूद भरना और भोजन का स्टॉक करना। ठीक है, हमने गार्डन्स रिच से जो सामान इकट्ठा किया है, उसे अभी तक व्यवस्थित नहीं किया है। पूनम ने राहत की सांस ली। फिर उसने पूछा, तुमने पाल्मा घास के मैदानों में एस क्लास ईरी एंटिटी का जिक्र किया था। क्या हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए? राघव ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हम अभी एक एस क्लास इकाई को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर हम उसके द्वारा चिन्हित हो गए, तो हमारा हश्र भी सिंगूर शहर जैसा हो सकता है। पूनम सहमत थी। ठीक है, उस स्थिति में हम पहले हेंगशान दर्रे की ओर जा सकते हैं और फीनिक्स की खुफिया जानकारी के आधार पर अपना अगला कदम तय कर सकते हैं। राघव ने अपने बालों में हाथ फेरा, उसे राहत महसूस हो रही थी।
काफी समय बाद ऐसा महसूस हो रहा है, बिना ज़ॉम्बीज़ या डरावने जीवों के हमले के। फिर वह पूनम की ओर मुड़ा। रास्ते के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उसने विचार किया। मुझे याद है तुमने पहले कहा था कि हमें बड़े शहरों से बचना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें लोंगजियांग, हरिपुर और जिंगचेंग जैसे क्षेत्रों के आसपास मुख्य मार्ग से हटकर चक्कर लगाना पड़ सकता है। अगर हम पाल्मा घास के मैदानों से बचते हैं तो हेंगशान दर्रे के बाद उत्तरी या दक्षिणी मार्ग का विकल्प बचता है। उत्तरी मार्ग पश्चिमी गोबी और ताकन रेगिस्तान से होकर गुजरता है, जो एबिस जोन नंबर 5 के करीब है। दक्षिणी मार्ग किंगशुई और लानचेंग से होकर जाता है, एबिस जोन नंबर 7 के करीब। यदि हमें जिंगचेंग पहुंचना है तो हमें हरिपुर से पहले मुख्य ट्रैक पर वापस आना होगा। राघव ने सहमति जताई। चाहे हम समुद्र पार करें या क्योंगू जलदमरुमध्य के ऊपर उत्तरी महाद्वीपीय शेल्फ का रास्ता लें, हमें पहले ट्रेन के ड्राइव सिस्टम को अपग्रेड करना होगा और रसद जमा करनी होगी। उसके लिए जिंगचेंग सबसे अच्छा विकल्प है। साथ ही पहले की तुलना में अब हमारे पास थोड़ा अधिक समय है। आइए पहले हेंगशान दर्रे को पार करें, फिर तय करेंगे। फीनिक्स की चौकियों से संपर्क करना और उन्हें डाक मार्ग का डेटा सौंपना हमारी प्राथमिकता है। पूनम ने कहा, हमें वज्र काफिले से एक वायरलेस रेडियो मिला है। क्यों न हम सीधे इस जानकारी का प्रसारण करें? अगर फीनिक्स इसे सुनता है तो वे हमारे पास आ सकते हैं। नहीं, राघव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तुम बहुत सरलता से सोच रही हो। अभी सर्वाइवल फ्रीक्वेंसी बहुत अस्त व्यस्त हैं। हर कोई बस किसी तरह जीवित है। अगर तुम अचानक घोषणा करोगी, भागो मत, बस उन्हें मार डालो और तुम सुरक्षित हो जाओगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम पर विश्वास करेंगे? यहाँ तक कि फीनिक्स भी इसे तुरंत स्वीकार नहीं करेगा। उन्हें विस्तृत शोध डेटा की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हर किसी के पास हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम नहीं है। जब फीनिक्स प्रयोगों के माध्यम से इसकी पुष्टि कर लेगा, तभी वे इसे सार्वजनिक करेंगे। इसमें उनके संचालन का तरीका भी शामिल है। अगर पुष्टि हो गई तो कई लोगों को लगेगा कि पलायन एक बंद रास्ता है, जिससे और भी अधिक घबराहट फैल सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? वही जो हमें करना है। बाकी बड़े अधिकारियों पर छोड़ दो। राघव ने गहरी सांस ली। उसकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना थी। ठीक है पूनम, एक टीम को सामान की सूची बनाने के लिए ले जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। इतनी भाग दौड़ के बाद हमने आखिरकार एक लड़ाई जीती है। हम एक विजय पर्व के हकदार हैं। पूनम का चेहरा खिल उठा। सही कहा, काफिले की कई लड़कियां बेहतरीन रसोइया हैं और डाइनिंग कार अब ओवन और बर्तनों से लैस है। आइए एक शानदार दावत बनाते हैं। उस रात गहरा जंगल शांत था और अंधेरा सुकून देने वाला। गार्डन्स रिच से दर्जनों किलोमीटर दूर 400 मीटर लंबी इन्फिनिट ट्रेन घने जंगल में खड़ी थी। ट्रेन की खिड़कियों से निकलती हल्की पीली रोशनी आसपास के अंधेरे को चीर रही थी, जो यात्रियों को सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। भोपाल शहर के बाद ये पहली बार था जब राघव ने इतने सारे लोगों के साथ भोजन साझा किया था। पूनम और टीम ने 1 घंटे से अधिक समय तक मेहनत करके एक आकर्षक दावत तैयार की थी। टमाटर बीफ सूप, सुगंधित भुना हुआ मांस, नूडल्स और सबसे खास मछली, मांस और सूखी सब्जियों का एक विशाल स्टू। पूनम ने जश्न मनाने के लिए रेड वाइन भी निकाली। वाह, डाइनिंग कार होने से कितना फर्क पड़ता है। हमारे पास नूडल्स भी हैं। कीकी और रजिता डाइनिंग कार में दौड़ते हुए आई। मेज पर सजे भोजन को देख उनकी आंखें चमक उठीं। गुड़, उनके पीछे राज के पेट से आवाज आई। भाई, मैंने सुना, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं रह सकते? रजिता ने चिढ़ते हुए कहा। हे, राज शर्माते हुए हंसा। आज हमने बहुत मेहनत की है। भूख तो लगेगी ही। बुरा नहीं है। प्रोजेश अंदर आया और सब कुछ देख संतोष जताया। साफ डाइनिंग कार, खुशबूदार भोजन, यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। जब सब इकट्ठा हो गए तो राघव खड़ा हुआ, उसकी नज़रें पैनी थीं। आज रात हम एक और लड़ाई में जीवित बचने का जश्न मना रहे हैं। अब से ये ट्रेन हमारा घर है। लेकिन हम सब डाक मार्ग के बारे में जान चुके हैं और हम अब सिर्फ भागेंगे नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। हमारा अगला मिशन इस जानकारी को दुनिया तक पहुंचाना है। आप पूछ सकते हैं, ये जोखिम क्यों उठाएं? राघव ने अपना गिलास ऊपर उठाया। उन सैनिकों के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। स्टारफ्लीट आयरन गार्ड ब्रिगेड 52 और सिंगूर सिटी स्पेसपोर्ट सिक्योरिटी रेजिमेंट के उन वीरों के लिए। अध्याय 208, ट्रेन पर जीवन। जैसे ही रात ढली, इन्फिनिट ट्रेन ने अपने सभी ब्लैकआउट पैनल, रोशनी रोकने वाले पर्दे सील कर दिए, जिससे केवल दरारों से ही गर्म रोशनी की हल्की लकीरें बाहर निकल पा रही थीं। लिविंग कैरिज के भीतर संकट के बाद वाली सुरक्षा का एक जबरदस्त एहसास था। पुराने स्लीपर कंपार्टमेंट्स को व्यक्तिगत निजी कमरों में बदल दिया गया था। ये कमरे बहुत विशाल तो नहीं थे,
लेकिन तंग गाड़ियों में बिताए गए उनके पिछले जीवन की तुलना में यह एक अलग ही दुनिया थी। अब जब सुरक्षा का आश्वासन मिल गया था, तो हर कोई अपने इस चलते फिरते सुरक्षित ठिकाने को व्यवस्थित करने और सजाने में जुट गया था। सीमित जगह में अपना सारा सामान सहेज रहा था। सुमी का अपना निजी कमरा था। उसके पास बहुत अधिक व्यक्तिगत सामान नहीं था, लेकिन स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए जगह होने से कार में रहने की घुटन भरी भावना दूर हो गई थी। रात का खाना खत्म करने के बाद उसने जल्दी से शावर लिया और खून की गंध को धो दिया। तरोताजा महसूस करते हुए वह अपने कमरे से बाहर निकली और देखा कि रहने वाले डिब्बे में हर कोई अभी भी अपनी जगह सेट करने में व्यस्त था। उनके चेहरे ऊर्जा और आशावाद से भरे थे, जिसे देखकर सुमी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। इन्फिनिट ट्रेन में शामिल होने के बाद से ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें आखिरकार उफनते समुद्र के बीच एक मजबूत जहाज मिल गया है, एक ऐसा आश्रय जिसे अपनी पूरी ताकत से बचाना सार्थक था। समय की जांच करते हुए सुमी ने अपने लिए एक अलार्म सेट किया, अपनी बंदूक उठाई और हॉलवे में एक सीट ले ली ताकि वह आराम करते हुए भी पहरा दे सके। आगे डिब्बा नंबर 5 में राज दिन भर की थकान के बाद भरपेट भोजन करके आदेशानुसार जल्दी सोने चला गया था। उसकी रॉ के 23 इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन पूरी तरह लोड होकर उसके स्टील फ्रेम वाले बिस्तर के बगल में गन रैक पर रखी थी। उसके ठीक नीचे उसकी स्टील स्लेयन ग्रेट स्वॉर्ड करीने से रखी गई थी। अगले दरवाजे पर प्रोजेश का निजी कक्ष था, जो राज के साधारण सोने के क्षेत्र से पूरी तरह अलग था। उसका कमरा रोशनी से जगमगा रहा था और बहुत व्यवस्थित था। बिस्तर और अलमारी के अलावा खिड़की के पास खाली जगह में लकड़ी की एक चाय की मेज थी, जिसके साथ घास की 2 चटाइयाँ कुशन रखी थीं, जिन्हें उसने गार्डन्स रिच से कबाड़ा था। उसकी केतली से भाप निकल रही थी और हवा में रेती की खुशबू तैर रही थी। जैसे ही उसने अपनी गर्म चाय की चुस्की ली, उसने कागज पर अपने विचारों को उकेरना शुरू किया, ये सोचते हुए कि वह अपनी अग्नि क्षमता को और कैसे विकसित कर सकता है। उस सफ़ेद कागज पर आग की लपटों में घिरे हुए अजीबोगरीब चित्र बने थे, जो सभी नाटकीय और भव्य मुद्राओं में थे। हेवेंस इन्फर्नो, शरीर के भीतर की अग्नि ऊर्जा को प्रज्वलित करना, लपटों का एक ऐसा समुद्र बनाना जो सब कुछ जला दे, सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। डिब्बा नंबर 4 में केंद्र में एक बड़ा कांच का इको चैम्बर खड़ा था, जो फिलहाल खाली था। राघव ने इसका उपयोग मध्यम आकार की हरियाली या छोटी झाड़ियों के लिए करने की योजना बनाई थी। चैम्बर के दोनों ओर हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग रैक की 2 पंक्तियां स्थापित की गई थीं, जिनमें से प्रत्येक कांच के पैनलों से घिरी थी। कुल 10 परतें थीं, जो सीधे छत से जुड़ी थीं, जिनमें विभिन्न प्रकार की पत्तेदार सब्जियां उगाई जा सकती थीं। जल संचलन प्रणाली पहले से ही मौजूद थी और रिया ने कुछ युवा टीम के सदस्यों के साथ मिलकर रोपण कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया था। आगे डिब्बा नंबर 3 में रिया अपनी दैनिक दिनचर्या के हिस्से के रूप में अपने शोध डेटा का बैकअप ले रही थी। उसके बाद उसने स्नान किया, एक गिलास पानी पिया और अपने विश्राम क्षेत्र में लौट आई, जिसे राघव ने एक विसंक्रमण कक्ष से तैयार किया था। उसने अपने कपड़े करीने से तह करके बिस्तर के पास रखे और अपने मोबाइल टर्मिनल पर कुछ शैक्षणिक शोध सामग्री पढ़ने लगी। उसका रहने का स्थान उसकी सूक्ष्म सुव्यवस्था को दर्शाता था। डिब्बा नंबर 2 में रजिता और कीकी दोनों नहा धोकर कीकी के विशेष मनोरंजन क्षेत्र में डुबकी हुई थीं और गेम खेल रही थीं। उनके मनोरंजन क्षेत्र में एक मोटा मखमली कालीन बिछा था। कीकी अब आराम से लेटी हुई थी, उसने गुलाबी कैमिसाल और डेनिम शॉर्ट्स पहन रखे थे। उन दोनों के मुंह में लॉलीपॉप थे, जो टीचर पूनम ने स्टोर रूम से ढूंढे थे। मारो इसे, मारो, बाईं ओर देख बुद्धू। कीकी, मुझे बचाओ, उस चेस्ट को खोलो, उसके अंदर कुछ अच्छा है। जल्दी जल्दी, ये स्टेज 2 में इवॉल्व होने वाला है। मुझे पता है। क्या तुम्हें ग्रेनेड चाहिए? हाँ, मुझे इसे उड़ाने दो। डिब्बा नंबर 1 में राघव के वर्कबेंच पर TRP 4th जनरेशन इंडस्ट्रियल एक्टिव एक्सोस्केलेटन पावर सूट रखा था। इस पूरे पावर आर्मर का वजन लगभग 30 किलोग्राम था। वह वर्तमान में सूट में एक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक आर्म यांत्रिक हाथ को जोड़ने का प्रयोग कर रहा था। हालांकि 3 हाथ होना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन युद्ध में ये बेहद व्यवहारिक होने वाला था। राघव के लिए गैटलिंग गन और गोलियां बनाना आसान था, लेकिन दूसरों के लिए ये चीज़ें बहुत कीमती थीं। अपग्रेड प्रगति पर है। A33 के हैवी एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल ब्लूप्रिंट 1 दिन 13 घंटे 49 मिनट 55 सेकंड शेष। अभी भी 1 दिन से ज़्यादा बचा है। राघव ने ब्लूप्रिंट की ओर देखा। वह पावर आर्मर को अपग्रेड करने के लिए बेताब था। अगर वह इस ब्लूप्रिंट को बेहतर बना सका, तो ये खुद को अपग्रेड करने के बराबर होगा। जब से उसने डार्क मार्क के अस्तित्व की पुष्टि की थी, उसका अगला रणनीतिक लक्ष्य पूरी टीम को हथियारों से लैस करना था। यदि हर किसी के पास पावर सूट होता, तो डरावनी संस्थाओं का सामना करते समय उनकी गतिशीलता और जीवित रहने की दर कई गुना बढ़ जाती।
अंत में ब्लूप्रिंट को स्कैन और सुरक्षित करने के बाद राघव ने राहत की सांस ली। आधी रात बीत चुकी थी। भोपाल शहर छोड़ने के बाद से वह पूरी तरह सतर्क था और मुश्किल से सो पाया था। अब पहली बार उसे आखिरकार अंधेरे के पैटर्न समझ में आए थे और यह रसद जमा करने से भी कहीं अधिक रोमांचक था। अध्याय 209 जांच। जरा धीरे से। राघव ने एक आरामदायक स्नान का आनंद लिया, गर्म पानी को अपने ऊपर गिरने दिया। बाथरूम में बॉडी वॉश और शैम्पू जैसी रोजमर्रा की चीजें मौजूद थीं, जिन्हें टीचर पूनम ने इकट्ठा किया था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आधी थकान धुल गई हो। उसका पूरा शरीर तरोताजा महसूस कर रहा था। चूंकि पोलनाइट ध्रुवीय रात्रि का प्रभाव अभी इस क्षेत्र में पूरी तरह नहीं पहुंचा था, इसलिए युंजियांग के मैदानों में तापमान में केवल थोड़ी गिरावट देखी गई थी। वहां अभी कोई बर्फबारी या बर्फीले तूफान नहीं थे। इन्फिनिट ट्रेन के प्रत्येक लिविंग कैरेज में शौचालय और शावर की सुविधा थी, जो ट्रेन के जल संचलन प्रणाली से जुड़े थे। राघव ने दक्षता बढ़ाने के लिए उनमें सुधार किया था, लेकिन डिब्बा नंबर 1 में सबसे बड़ा बाथरूम था, क्योंकि इसे मूल रूप से बाथटब के साथ डिज़ाइन किया गया था। अपनी विशालता और टॉयलेटरीज की उपलब्धता के कारण किकी और अन्य लड़कियां आमतौर पर इसी बाथरूम का उपयोग करती थीं। हालांकि राघव ने एक नियम बनाया था, पानी बचाने के लिए बाथटब में लेटना मना था। जैसे ही राघव बाथरूम से बाहर निकला, उसने पूनम को डिब्बा नंबर 1 में प्रवेश करते देखा। उसके हाथ में वही लॉगबुक थी जिसका उपयोग वह रसद के हिसाब के लिए कर रही थी। उस लेवल 3 ब्लड क्रिस्टल के अलावा हमें वज्र काफिले से 12 लेवल 1 और 3 लेवल 2 क्रिस्टल भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त हमने 4 रॉकेट लॉन्चर, 11 रॉकेट, 12.7 मिलीमीटर की ऑटो कैनन और 3000 से अधिक राउंड गोला बारूद सुरक्षित किया है। हालांकि भोजन या दवा ज़्यादा नहीं थी, जैसा कि आपने सुझाव दिया था। हमने सिनेमा के नीचे बचे लोगों के लिए कुछ सामान छोड़ दिया है। हमने उन्हें एक रेडियो और कुछ हथियार भी दिए हैं। राघव ने सिर हिलाया। ये पहले से ही एक अच्छी बरामदगी है, लेकिन इन ब्लड क्रिस्टल के लिए फीनिक्स के साथ व्यापार करने के अलावा हमें अभी भी नहीं पता कि उनका कोई और उपयोग है या नहीं। हाँ, पूनम ने लॉगबुक बंद कर दी। मेरा मानना है कि वे उपयोगी होने चाहिए। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि फीनिक्स का शोध क्या उजागर करता है। सच कहूं तो इस बार हम डायरेक्टर रिया के बहुत आभारी हैं। अगर हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते तो हमारे लिए चीज़ें बहुत खराब हो सकती थीं। अंधेरे के बारे में मानवता की समझ अभी भी समुद्र में एक बूंद के समान थी। इस नई दुनिया में जीवित रहने के लिए केवल पाश्विक बल और साहस पर्याप्त नहीं थे। जीवित बचे लोगों के लिए आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ था। ठीक है, तुम भी दिन भर व्यस्त रही हो। जाओ स्नान कर लो और थोड़ा आराम करो। राघव ने पूनम की ओर देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। पूरा दिन छत पर स्नाइपर के रूप में बिताने, दोपहर में लड़ने, रात का खाना बनाने और रसद संभालने के बाद उसके कोमल चेहरे पर थकान के स्पष्ट निशान थे। राघव की बात सुनकर उसकी आंखें फड़क उठीं और उसने अपनी नज़रें बचा लीं। अब जबकि वे एक सुरक्षित और तनाव मुक्त वातावरण में थे, वह जानती थी कि यह रात कहाँ जा सकती है। लेकिन उसने सहज रूप से आखिरकार शब्द के बारे में क्यों सोचा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे किसी पंख ने उसके दिल को छू लिया हो। रात के खाने के बाद से ही उसका मन इस रात के ख्यालों की ओर भटक रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर खुद को नीतू और अन्य लोगों के साथ डिब्बा नंबर 6 में व्यस्त रखा था। वह तब तक रुकी रही जब तक कि अन्य सभी डिब्बों में अंधेरा और सन्नाटा नहीं छा गया। अब राघव की बातें सुनकर उसे अचानक लगा कि उसने बहुत ज्यादा संकोच दिखा दिया है। राघव ने उसके चेहरे पर आती हल्की लाली को देख लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उसने बस इतना पूछा, टीचर पूनम, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। पूनम की प्रतिक्रिया घबराहट भरी थी और उसने जल्दी से अपनी लॉगबुक की ओर इशारा किया। मुझे बस याद आया, अभी भी कुछ जांच करना बाकी है। आप पहले स्नान कर लें, मैं आपके बाद जाऊंगी। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसे पछतावा हुआ, क्योंकि राघव अभी अभी बाथरूम से बाहर निकला था। कोई भी उसकी इस बहानेबाजी को एक नज़र में समझ सकता था। इतनी देर हो गई है और तुम अभी भी रसद की जांच कर रही हो टिल्ड। राघव ने उसके चेहरे पर घबराहट देख ली और तुरंत उसके हाथों से लॉगबुक छीनकर मेज पर फेंक दी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे पकड़ा और बाथरूम के अंदर खींच लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तुम अभी नहा कर आए हो, है ना? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसके कोमल होठों को एक अचानक और तपते हुए चुंबन ने सील कर दिया। राघव की बाहों ने उसे कसकर जकड़ लिया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह उसकी बाहों में पिघल गई और बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। धूल और खून से सने कपड़े एक एक करके फर्श पर गिर गए।
शावर चालू कर दिया गया और देखते ही देखते बाथरूम भाप से भर गया। जैसे ही गर्म पानी नीचे गिरा, पूनम की रगों में एक जबरदस्त गर्मी दौड़ गई। एक क्षण के लिए उसने नियंत्रण खो दिया और खुद को राघव के सीने से सटा लिया। राघव ने उसकी सुगंध को महसूस किया, एक गर्म और नशीली खुशबू। उसका पूरा शरीर सुख से कांप उठा जब उसने उसके होठों को चूमा। उसके होठों से एक मधुर सिसकारी निकली। राघव के स्पर्श की निरंतर गर्मी ने उसे इस नशीले क्षण में असहाय रूप से कैद कर लिया। जैसे जैसे शावर का पानी गिरता रहा, पूनम अब खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपने होठों को काट लिया ताकि उसके गले से निकलने वाली सिसकारियां रुक सकें। टीचर पूनम तिल्दा, उसकी आवाज़ सुनकर वह कांप उठी। राघव के सीने में एक आग जल उठी थी। उसने एक हाथ से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को थाम लिया और चुंबन को और गहरा कर दिया, जबकि दूसरे हाथ से उसकी टांग को ऊपर उठाया। और फिर एक युद्ध मशीन की तरह वह भाप और जुनून के उस तपते हुए तूफान में डूब गया। उस क्षण पूनम ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। उसका चेहरा लाल था और उसकी धुंधली आंखें चाहत से भरी थीं। अंधेरे में उनकी आत्माएं आपस में टकराईं। कयामत के उस अकेलेपन के भीतर उन्हें एक दूसरे की गर्मी में सुकून मिला। काले पहाड़ों के परे इन्फिनिट ट्रेन की लाइटें धीरे धीरे मध्यम हो गईं और दाजू पठार को पार करने के बाद यह अपनी पहली शांतिपूर्ण रात में डूब गई। लेकिन दूर एक झुलसे हुए और समतल जंगल के ऊपर एक छोटा विमान मंडरा रहा था। 3 काले लबादे पहने आकृतियां उस जले हुए विशाल जीव पैरासाइट के अवशेषों के पास खामोश खड़ी थीं। उनके चेहरे नकाबों से पूरी तरह ढके हुए थे। प्रत्येक लबादे के सीने पर एक लाल रंग का चिन्ह बना था जो बकरी के सिर जैसा दिखता था, जिसके नीचे कुछ नंबर लिखे थे। सब्जेक्ट A013 मृत्यु की पुष्टि हो गई है। उनमें से एक ने स्कैनर पकड़ रखा था। रासायनिक विस्फोटक के निशान मिले हैं। केमिकल प्लांट से इस माल धुलाई स्टेशन तक पीछा किया गया है। लक्ष्य के पास भारी हथियार और उच्च स्तरीय क्षमताएं हैं। तीनों के नेता ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, इसके जीवित ऊतक लिविंग टिश्यू का एक नमूना निकालो। समझ गया। काले लबादे वाली एक आकृति ने एक हाईटेक निष्कर्षण उपकरण निकाला और उसे विशाल परजीवी के एक अछूते काले टेंटेकल पर दबाया। एक हल्की यांत्रिक फुफकार के साथ उपकरण ने नमूने को एक एयरटाइट कंटेनर में सील कर दिया। आवाजाही के पैटर्न के आधार पर यह एक डरावनी इकाई पर जानबूझकर किया गया हमला था। गार्डन्स रिच में अब केवल कुछ बिखरी हुई लाशें बची हैं। कम से कम 100 जीवित बचे लोगों को स्थानांतरित किया गया है। एक क्लास ईरी एंटिटी की सक्रिय हत्या, इसकी तुरंत रिपोर्ट करें। जी, और उन जीवित बचे लोगों का क्या? नेता की आवाज़ और भी ठंडी हो गई। एक क्लीनअप स्क्वाड तैनात करो। उन्हें दीर्घकालिक अवलोकन के लिए परीक्षण विषयों के रूप में चिन्हित करो। अध्याय 210 ऊर्जा रूपांतरण। रात खामोश थी। पूरी इन्फिनिट ट्रेन की लाइटें बंद कर दी गई थीं। हालांकि सुरक्षा के लिए कुछ लोग अभी भी डिब्बों के भीतर बारी बारी से पहरा दे रहे थे। डिब्बा नंबर 3 के अंदर रिया अपने बिस्तर पर लेटी शांति का आनंद ले रही थी। उसे बिना कपड़ों के सोने की आदत थी, क्योंकि इससे उसे राहत और मुक्ति का एहसास होता था। विश्राम कक्ष के बाहर हिल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम नर्क का काला गुलदाउदी अपने सीलबंद कल्टीवेशन पॉड के भीतर से एक लगभग अदृश्य भूतिया चमक बिखेर रहा था। विशाल परजीवी से ब्लैक मिस्ट काला धुआं सोखने के बाद उस फूल के केंद्र से गहरे धुएं की एक धारा चक्रवात की तरह घूमने लगी थी, जो धीरे धीरे एक ठंडे अदृश्य पदार्थ में बदल रही थी और पूरे डिब्बे में फैल रही थी। एक अमूर्त धुंध की तरह इसका कुछ हिस्सा अनजाने में रिया द्वारा अंदर खींच लिया गया, जबकि बाकी हिस्सा आसपास के डिब्बों में बह गया। कीकी, रजिता, राज, प्रोजेश और यहाँ तक कि पीछे के सदस्यों सुमी, लू चांग, नीतू और अन्य टीम के सदस्यों को अपनी चपेट में ले लिया। जब उस भूतिया धुंध ने ट्रेन की सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश की, तो डिब्बा नंबर 1 में मौजूद हेट्रोमॉर्फिक क्यूब ने उसे वापस खींच लिया। रिया की आंखें अचानक खुल गईं। उसे अपने शरीर में सुखद और आरामदायक ऊर्जा दौड़ती हुई महसूस हुई। आसपास देखने पर उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर भी वह उठी। उसने अपना सफ़ेद कोट पहना और सावधानी से दरवाज़ा खोलकर बाहर का जायजा लिया। किसी को न पाकर वह बाहर निकली। कोट के नीचे उसने कुछ नहीं पहना था। उसे किसी के सामने आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जब उसने आगे देखा तो उसे तुरंत हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम से निकलने वाली हल्की डरावनी चमक दिखाई दी। यह क्या हो रहा है? रिया ने पहली बार ऐसी विसंगति देखी थी। इसी बीच डिब्बा नंबर 1 में राघव अभी सोया ही था कि उसकी आंखों के सामने एक मैकेनिकल नोटिफिकेशन पैनल चमक उठा। एक स्टेटस मैसेज फ्लैश हुआ। गैर यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरित की गई है। जोड़ 1000 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स प्राप्त हुए। नेटवर्क विसंगति का पता चला। रिफ्रेश किया जा रहा है। कृपया पुनः प्रयास करें।
राघव बिस्तर से उछलकर बैठ गया। क्या? उसे लगा कि उसने गलत पढ़ा है। उसने जल्दी से अपना मैकेनिकल हॉट इंटरफेस खोला। निश्चित रूप से उसके मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स में 1000 की वृद्धि हुई थी। वर्तमान मैकेनिकल हॉट लेवल LV.32720500। अविश्वसनीय। उसका दिमाग दौड़ने लगा। उसका पहला विचार था, क्या मैंने नींद में अनजाने में पूरी इन्फिनिट ट्रेन को ही निगल लिया? लेकिन सब कुछ सामान्य था। ट्रेन सुरक्षित थी। उसका मैकेनिकल हॉट ठीक से काम कर रहा था। यहाँ तक कि पूनम भी उसके बगल में शांति से सो रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। राघव ने जल्दी से कपड़े पहने और अपने हेट्रोमॉर्फिक क्यूब की जांच की, जो डिब्बा नंबर 1 में सुरक्षित रखा था। उसने तुरंत एक मैकेनिकल स्कैन सक्रिय किया। बीप। गैर यांत्रिक बलों का उपयोग करके रिफ्लेक्टिव स्कैन किया जा रहा है। स्कैन पूरा हुआ। कोई डर आधारित विसंगति नहीं मिली। डार्क साइड घुसपैठ को रोका गया। अवशिष्ट गैर यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित किया जा रहा है। जोड़ 2 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स प्राप्त हुए। रुको, ये चीज़ मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स पैदा कर रही है। राघव दंग रह गया। उसका हेट्रोमॉर्फिक क्यूब मूल रूप से तब बना था जब उसके मैकेनिकल हॉट ने डरावनी रेडियो तरंगों को जबरदस्ती रूपांतरित किया था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह मशीनरी के पुर्जों को निगले बिना भी सोर्स पॉइंट्स बना सकता है। लेकिन यह गैर यांत्रिक ऊर्जा वास्तव में थी क्या? जैसे ही वह इस सवाल पर विचार करने लगा, उसने देखा कि ट्रेन के भीतर प्रकाश ऊर्जा की हल्की धाराएं बह रही हैं, जो धीरे धीरे हेट्रोमॉर्फिक क्यूब के अंदर जमा हो रही हैं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने उस चमकती धुंध के स्रोत का पीछा करना शुरू किया और पीछे के डिब्बों की ओर बढ़ा। डिब्बा नंबर 2 से गुजरते हुए उसने देखा कि कीकी और रजिता अभी भी गहरी नींद में हैं। शूश। राघव ने सावधानी से डिब्बा नंबर 3 का गेट खोला और ये देखकर हैरान रह गया कि लाइटें अभी भी चालू हैं। अंदर डायरेक्टर रिया गंभीर भाव से कुछ जांच रही थी। राघव ने चारों ओर देखा। तेज रोशनी में वह चमकती धुंध पूरी तरह गायब हो गई थी। डायरेक्टर रिया, आप अभी तक जागी हैं? रिया ने उसकी ओर देखा। मैंने अभी हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम में कुछ अजीब देखा, इसलिए मुझे इसका अध्ययन करना है। अजीब? राघव ने अपना मैकेनिकल हॉट सक्रिय किया और एक क्लिक के साथ डिब्बा नंबर 3 की लाइटें बंद कर दीं। तुरंत वह भूतिया चमक फिर से प्रकट हो गई और अब वह पहले से कहीं अधिक तेज थी। राघव ने इसके स्रोत का पीछा किया, सीधे हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम तक। रिया की आंखें चमक उठीं। तो तुम्हें भी ये दिख रहा है? राघव उससे यही पूछने वाला था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने उसे चौंका दिया। इसका मतलब था कि यह धुंध हर किसी को दिखाई दे रही थी, न कि केवल उसके मैकेनिकल हॉट इंटरफेस को। यह क्या है? राघव ने माथे पर बल दिया। क्या ये कोई निशान हो सकता है? रिया ने अपना चश्मा ठीक किया। स्पष्ट नहीं है। मेरी रीडिंग में सोल वेव वैल्यूज, आत्मा तरंग मान में सकारात्मक उछाल मिला है। आमतौर पर यह केवल क्षमता धारकों में होता है। मेरी प्रारंभिक परिकल्पना यह है कि यह एक प्रकार की डार्क एनर्जी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह इस तरह क्यों फैल रही है। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। क्या यही कारण है कि मुझे अभी अभी 1000 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स मिले? उसका मैकेनिकल हॉट मशीनों को निगलकर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बना था, डार्क एनर्जी से नहीं। और फिर भी हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम ने राक्षसों से डरावनी ऊर्जा सोखी थी, फिर उसे किसी तरह गैर यांत्रिक ऊर्जा में बदला, जो अब हेट्रोमॉर्फिक क्यूब के माध्यम से मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स में बदल रही थी। रिया ने उसके चेहरे को गौर से देखा। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? राघव ने सिर हिलाया। पक्का नहीं कह सकता। अगर यह कोई माकर नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि यह चीज़ सक्रिय रूप से ट्रेन पर डार्क एनर्जी छोड़ रही है। हमें अभी यह नहीं पता कि यह फायदेमंद है या खतरनाक। चमकती धुंध पहले ही पूरी ट्रेन में फैल चुकी थी। राघव को अपनी चिंता नहीं थी, आखिरकार उसे इससे सोर्स पॉइंट्स मिले थे। लेकिन वह अन्य लोगों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित था। सामान्य मनुष्यों में बहुत अधिक डार्क एनर्जी भ्रष्टाचार का कारण बन सकती थी। ये जानने के लिए हमें लाइव ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष अवलोकन की आवश्यकता होगी। रिया उठी और राघव की ओर देखा। मैं सभी के स्वास्थ्य संकेतों की निगरानी कर रही हूँ। हमें कुछ दिनों में परिणाम मिल जाने चाहिए। कुछ दिन? राघव ने पूछा। हाँ, रिया ने सिर हिलाया। जब तक अचानक तेजी से करप्शन का मामला न हो, शरीर पर इसके प्रभाव कम समय में ध्यान देने योग्य नहीं होंगे। कुछ दिन पहले से ही एक तेज समय सीमा है। राघव ने लंबी सांस ली और हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम की ओर देखा। उम्मीद करते हैं कि यह अच्छी खबर हो। मुफ्त में मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स मिलना निश्चित रूप से रोमांचक था। उसका पहला अनुमान था कि फूल ने डरावनी ऊर्जा सोखी, फिर एक रूपांतरकारी धुंध छोड़ी जिसने उसके मैकेनिकल हॉट को बढ़ावा दिया। अगर यह सच था, तो ट्रेन में मौजूद हर किसी को इससे फायदा हो रहा होगा।
अगर ऐसा था तो हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम एक वरदान था। यह न केवल डार्क मार्क्स के लिए चेतावनी प्रणाली के रूप में काम कर सकता था, बल्कि डरावनी ऊर्जा को सोखकर उसे सोर्स पॉइंट्स में भी बदल सकता था, जिससे राघव को अपग्रेड का एक बिल्कुल नया रास्ता मिल गया था। 1000 पॉइंट्स का लाभ 4-5 ट्रेन इंजनों को निगलने के बराबर था। भले ही इससे मैकेनिकल पुर्जे या अनुभव नहीं मिला, लेकिन इसने उसके मैकेनिकल हॉट के विकास को तेज कर दिया। रुको। राघव को अचानक कुछ एहसास हुआ। वह रिया की ओर मुड़ा, उसकी नज़रें तेज हो गईं। डायरेक्टर रिया, क्या आप? रिया ने अपने शोध डेटा से नज़रें भी नहीं हटाईं। हाँ, मैंने कुछ नहीं पहना है, उसने पूरी सहजता से जवाब दिया, जैसे उसे अपने लैब कोट के नीचे की ठंडी हवा की कोई परवाह ही न हो।